Top 30 very important 1 mark questions in the form of MCQ chapter 9। आज का इस वीडियो में हम चैप्टर 9 के फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम, चैप्टर के टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है इन द फॉर्म ऑफ MCQ के रूप में पढ़ेंगे क्लास 9th के। तो हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, हेलो व्यूअर्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई लर्निंग साइंस। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि चैप्टर 9 जो है आपके 9th कक्षा का, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन यानी बल तथा गति के नियम। इस चैप्टर के जो टॉप 30 एक नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो के चैप्टर 9 के टॉप 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति में से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, ऑप्शन ए, इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है। ऑप्शन बी, यह सदैव पृथ्वी से दूर रहता है। ऑप्शन सी, इसका वेग सदैव परिवर्तित होता रहता है। या ऑप्शन डी, इस पर सदैव एक बल कार्य करता रहता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही होगा? ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यह सदैव पृथ्वी से दूर रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया, जो गति का तीसरा नियम है क्रिया एवं प्रतिक्रिया, नंबर 1 सदैव एक ही वस्तु पर लगती है। ऑप्शन बी, के परिमाण एवं दिशाएं समान होती है। ऑप्शन सी, किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के अभिलंबवत कार्य करती है। ऑप्शन डी, सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो गति का तीसरा नियम जो है वह इसके अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया जो है, सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करती है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फुटबॉल के खेल में कोई क्षेत्र रक्षक गोल की तरफ तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर धकेल देता है। ठीक है, आप में से बहुत से व्यूअर्स फुटबॉल खेलते होंगे तो आपको ये पता है। तो ऐसा करने से गोल रक्षक क्या करता है? ऑप्शन ए, बॉल पर अधिक बल लगा पाता है। ऑप्शन बी, बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है। ऑप्शन सी, संवेग परिवर्तन की दर में वृद्धि कर पाता है। या ऑप्शन डी, संवेग परिवर्तन की दर पर कमी कर पाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 तक बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी पिंड का जड़त्व, ऑप्शन ए, उसकी चाल बढ़ाता है। ऑप्शन बी, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी, उसकी चाल कम करता है। या ऑप्शन डी, घर्षण के कारण अवमंदित करता है। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका अर्थ यह है कि रेलगाड़ी की गति ऑप्शन ए त्वरित है, ऑप्शन बी एक समान है, ऑप्शन सी अवमंदित है, या ऑप्शन डी वृत्ताकार पथ के अनुदिशित है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, त्वरित है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? त्वरित है, इसीलिए वो सिक्का उसके पीछे उछलकर गिरता है। और क्वेश्चन 6 ये रहा आपके सामने। 2 kg 2 किलो या 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। ध्यान से समझिएगा। 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। तो इस वस्तु को इसी वेग से अपनी गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। ऑप्शन ए 32 न्यूटन, ऑप्शन बी 8 न्यूटन, ऑप्शन सी 2 न्यूटन, ऑप्शन डी 0 न्यूटन।
तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 0 न्यूटन इसका सही आंसर होगा, उसको बल की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? रॉकेट होते हैं वो जो प्रस्थापित होते हैं सतह से ऊपर जाते हैं, तो किसका उनका सिद्धांत क्या होता है? तो राइट आंसर द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन बी संवेग संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, या ऑप्शन डी वेग संरक्षण के नियम पर। इनमें से किस नियम पर रॉकेट जो है कार्य करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? संवेग संरक्षण के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। ठीक है, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर जो है एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल ऑप्शन ए पीछे की ओर गति करेगा, ऑप्शन बी आगे की ओर गति करेगा, ऑप्शन सी ऊपर की ओर उठेगा, या ऑप्शन डी प्रभावित नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आगे की ओर गति करेगा। आपको पता ही है, कोई चीज़ किसी भी गाड़ी में भरी हुई है, आप बैठे हो तो जब आप गाड़ी ब्रेक लगती है तो हमेशा आगे की तरफ ही गिरते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो है पानी भी आगे की ओर गति करेगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। वह बाह्य कारक जो किसी पिंड की विराम अवस्था अथवा गतिज अवस्था में परिवर्तन करे अथवा परिवर्तन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करे कहलाता है। ऑप्शन बी घर्षण, ऑप्शन बी उत्प्रेरक, ऑप्शन सी जड़त्व, या ऑप्शन डी बल। देखिए ये परिभाषाएं हैं, आपको पता होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल आसानी है। अगर आपको पता है तो आप आंसर आसानी से दे सकती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बल। बल आपको पता है कोई चीज़ को बाहर विराम अवस्था से गति अवस्था में ला सकता है, या उसको अवस्था को परिवर्तन करने की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 10 बल का एसआई मात्रक है। इसमें जो है हमने 10 लिखा हुआ है, 10 नहीं होगा, बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं गलत बोल रहा हूँ। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी मीटर क्यूबिक सेकंड, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी न्यूटन। तो ये बहुत ही आसान है, इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी न्यूटन, एन। ठीक है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, जिसे एन लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। क्योंकि बल को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए इसका परिमाण तथा दिशा दोनों का होना आवश्यक है, इसीलिए बल है ऑप्शन ए सदिश राशि, ऑप्शन बी अदिश राशि, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बल क्या राशि है? अब आपको पता है सदिश और अदिश राशि क्या होती है, ये मैं आगे भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, वो बताऊंगा। तो फिलहाल बल को अगर हम पूर्ण रूप से व्यक्त करना है तो उसके परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो यह राशि कौन सी होगी? ऑप्शन ए सदिश राशि। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी वस्तु को खींचने, धकेलने अथवा हटाने के लिए मनुष्य या पशुओं द्वारा मांसपेशियों से लगाया गया बल कहलाता है। ऑप्शन ए पेशीय बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी संपर्क बल, या ऑप्शन डी विद्युत बल। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है पेशीय बल। राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपकी स्क्रीन पर। किसी वस्तु को पृथ्वी जितने बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिस बल से पृथ्वी किसी को अपनी ओर खींचती है अपने केंद्र की ओर, उसको गुरुत्वीय बल भी कहते हैं और भार भी कहते हैं, यानी उपरोक्त दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु को उसकी मध्यमान स्थिति से विस्थापित किया जाए तो उस वस्तु पर एक ऐसा बल कार्य करता है जो उसे पुनः उसकी मध्यमान स्थिति में लाने का प्रयास करता है। तो इस बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी संपर्क बल, ऑप्शन सी प्रत्यानयन बल, और ऑप्शन डी स्थिर वैद्युत बल। देखिए व्यूवर्स, खासकर मेरे 9th क्लास के स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। ये जो प्रश्न है बच्चों, इसमें प्रश्नों में ही उत्तर छिपा है, तो आप डेफिनेशंस को ध्यान से समझिएगा
तब आप इनका उत्तर दे सकते हो। अब आपको ये प्रश्न दोनों तरफ से आ सकता है कि डिफाइन ये बल, तो आपको डेफिनेशन देनी है, या आपको ये आ सकता है कि पूरी परिभाषा दी जाएगी जैसे मैंने ये प्रश्न बनाया हुआ है और नीचे इसको क्या कहा जाता है, तो इस तरह से ऑप्शन आती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से इनको समझिएगा, दोनों तरफ से आपको ये आने चाहिए। तो इसका देखिए प्रश्न आपने पढ़ लिया, यदि किसी वस्तु को उसके मध्यमान स्थिति से विस्थापित किया जाए तो उस वस्तु पर एक ऐसा बल कार्य करता है जो उसे पुनः उसी मध्यमान स्थिति में लाने का प्रयास करता है। उस बल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर यह रहा, किसी वस्तु को डोरी, धागे या रबड़ से बांधने अथवा खींचने पर उसमें उत्पन्न हुआ बल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए घर्षण बल कहलाता है, ऑप्शन बी प्रत्यानयन बल कहलाता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों कहलाते हैं, या ऑप्शन डी तनाव बल। तो उसको क्या कहा जाता है? हम राइट आंसर को आपका ऑप्शन डी, उसको तनाव बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, धारावाही चालकों द्वारा चुंबक पर अथवा चुंबक द्वारा धारावाही चालकों पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संपर्क बल, ऑप्शन बी प्रत्यानयन बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, या ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय बल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय बल। चलिए प्रश्न नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, वस्तुओं का वह बल जो उनकी गति अथवा उनकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे क्या कहलाता है? बहुत आसान है, आपको पता ही है। एक ऐसा बल जो किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति को चेंज करने में, परिवर्तन करने में विरोध करता है, उसका अपोजिट करता है या उसका विरोध करे, वह बल क्या होता है? प्रत्यानयन बल नहीं, दूसरा चुंबकीय विद्युत बल, या ऑप्शन सी जड़त्व, या ऑप्शन डी संपर्क बल। तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी जड़त्व, वह उसका जड़त्व कहलाता है। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाकर उसे प्रभावित करे तो पहली वस्तु द्वारा तथा दूसरी वस्तु के बीच होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संपर्क कहते हैं, ऑप्शन बी अन्योन क्रिया कहते हैं, ऑप्शन सी चुंबकत्व कहते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो उसे प्रभावित करती है, तो पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु के बीच में होने वाली क्रिया, दोनों वस्तु के बीच में जो क्रिया होती है दैट इज कॉल्ड अन्योन क्रिया, यानी इंटरेक्शंस, उनको कहते हैं हम इंटरेक्शन बिटवीन टू थिंग्स, राइट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अन्योन क्रिया। चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 रॉकेट की सिद्धांत पर, ये दूसरी बार आ गया। प्रश्न नंबर 19 आपको मैंने पहले बताया था, रॉकेट की सिद्धांत पर कार्य करता है गति के तीसरे नियम पर, लेकिन हाँ पहले जो नियम था वो कुछ और था, अब ये नियम जो है कोई और पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, रॉकेट की सिद्धांत पर कार्य करता है गति के तीसरे नियम पर, बी गति के दूसरे नियम पर, ऑप्शन सी गति के पहले नियम पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा गति के तीसरे नियम पर। रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है गति के तीसरे नियम पर। देखिए जब रॉकेट हम प्रोपेल करते हैं तो ऊपर की ओर वो बल लगाता है, लेकिन उतना ही बल वो नीचे की ओर उसका जो निकलता है, जब उसका फ्यूल जलता है तो पीछे की ओर जो है उसको नीचे की ओर धक्का देता है, यानी वो इक्वल जो है बल लगाता है। तो गति का तीसरा नियम क्या कहता है? इफ देयर इज एनी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आल्सो। ठीक है, तो गति का तीसरे नियम पर रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 20 की तरफ। खुरदरी सतह पर गतिमान वस्तु पर लगने वाले गति विरोधी बल को कहते हैं। ऑप्शन ए चुंबकीय बल, ऑप्शन बी पेशीय बल, ऑप्शन सी संपर्क बल, या ऑप्शन डी घर्षण बल। बहुत आसान है, खुरदरी सतह पर गतिमान वस्तु के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को कहते हैं हम घर्षण बल। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 21 आपके स्क्रीन पे ये रहा, कमरे में मेज पर रखी किसी वस्तु पर जब कोई बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वो वहां से हिलेगी नहीं। यह उदाहरण किस चीज का है? ऑप्शन ए गतिज अवस्था में बल का उदाहरण, ऑप्शन बी अन्योन क्रिया का उदाहरण, ऑप्शन सी विराम अवस्था में जड़त्व का उदाहरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई भी चीज़ कमरे में रखी है, आपने एक मेज़ पे रखी है और जब तक कोई बल नहीं लगाया जाता तो वो वहाँ से नहीं हिलती है, आपको पता ही है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विराम अवस्था में यह जड़त्व का उदाहरण है। चलिए प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट के 8 प्रश्न बचते हैं। 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, वस्तुओं का वह गुण जो उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन को रोकता है कहलाता है। ऑप्शन ए विराम अवस्था की प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी विराम अवस्था का जड़त्व, ऑप्शन सी संयोजी अवस्था का मंदन, ऑप्शन डी घर्षण। तो इनमें से क्या होगा सही आंसर? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी विराम अवस्था का जड़त्व। प्रश्न नंबर 23
मैदान में एक लुढ़कती गेंद को जब तक कोई रोकता नहीं वह लुढ़कती ही जाती है, आपको पता है। तो यह किस चीज़ का उदाहरण है? ऑप्शन ए विराम के मंदन का, ऑप्शन बी गति के जड़त्व का, ऑप्शन सी स्थिर वैद्युत बल का, या ऑप्शन डी विराम के जड़त्व का। तो यह किस चीज़ का उदाहरण है, आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? गति के जड़त्व का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चन वेरी वेल स्टूडेंट्स, और आपको अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत आए, कोई आपको क्वेरी हो तो डेफिनेटली यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। जैसे आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी लिखोगे, मैं उसको समझ के, उसको पढ़ के आपकी क्वेरी का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 का होता है, तो आपके सामने ऑप्शन क्या रहेंगे? ऑप्शन ए 1 प्रकार का, ऑप्शन बी 3 प्रकार का, ऑप्शन सी 2 प्रकार का, या ऑप्शन डी 4 प्रकार का। तो जड़त्व तो हमेशा 2 प्रकार का होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वह बल जो किसी वस्तु पर लगाने से उसकी गति में परिवर्तन नहीं करता कहलाता है। ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी संतुलित बल, ऑप्शन सी असंतुलित बल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो किसी भी वस्तु पे लगता है बल उसकी गति में परिवर्तन नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा संतुलित बल। देखिए बैलेंस्ड जब फोर्स किसी के ऊपर लगती है ना, तो वो उसके गति में चेंज नहीं लाता, यानी उसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं लाता। वो तभी लाता है जब कोई असंतुलित बल लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने। बल द्रव्यमान तथा त्वरण में क्या संबंध है? देखिए ये इक्वेशन पूछी जा रही है, बल द्रव्यमान तथा त्वरण में क्या संबंध है। तो आपके सामने ऑप्शन क्या है? बल इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा त्वरण, यानी m बटा a। ऑप्शन बी बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू a। ऑप्शन सी बल इज इक्वल टू द्रव्यमान प्लस त्वरण, यानी F इज इक्वल टू m प्लस a। ऑप्शन डी बल इज इक्वल टू द्रव्यमान माइनस त्वरण, यानी F इज इक्वल टू m माइनस a। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? बल द्रव्यमान और त्वरण के बीच में क्या संबंध है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बल हमेशा क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी F इज इक्वल टू ma या m इंटू a। प्रश्न नंबर 27 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वह बल जो किसी वस्तु पर लगने से उसकी गति में परिवर्तन कर देता है होता है। ऑप्शन ए संतुलित बल, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी असंतुलित बल, या ऑप्शन डी असंतुलित त्वरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी असंतुलित बल। जो किसी भी वस्तु पे लगने से उसकी गति चेंज कर दे उस बल को कहते हैं असंतुलित बल। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। परमाणु के नाभिक में नाभिक के घटकों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चुंबकीय बल कहते हैं, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, ऑप्शन सी नाभिकीय बल कहते हैं, या ऑप्शन डी प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उसको बोलते हैं हम नाभिकीय बल। प्रश्न नंबर 29 ये रहा आपके स्क्रीन पर। किसी विद्युत आवेश द्वारा अन्य आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले बल को, यानी विद्युत आवेश द्वारा अन्य आवश्यक वस्तु पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चुंबकीय बल कहते हैं, ऑप्शन बी विद्युत बल कहते हैं, ऑप्शन सी स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, या ऑप्शन डी आवेशित बल कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 30। किसी वस्तु पर बल लगने पर लगाए गए बल की विपरीत दिशा में वस्तु द्वारा कारक वस्तु पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पेशीय बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया बल, या ऑप्शन डी संपर्क बल। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी प्रतिक्रिया बल। ओके तो व्यूअर्स इसी क्वेश्चन के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। ये थे इस वीडियो में बताए गए टॉप 30 क्वेश्चन जो चैप्टर 9 कक्षा 9वीं कक्षा के चैप्टर 9 है, जो आपका बल तथा गति के नियम है, उसमें से टॉप 30 क्वेश्चन एक नंबर वाले मैंने आपको बताया, समझाया, और आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आए होंगे और आपने अच्छी तरह से इनको याद किया होगा, नोट किया होगा। चलिए व्यूवर्स इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। हाँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको पिछले चैप्टर्स के जो भी वीडियो कोई आपने क्वेश्चन मिस किए हो, वीडियो मिस किया हो, तो डिस्क्रिप्शन पर जाएँ और नीचे मैंने सभी वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं, उनको देखें और क्वेश्चन को समझें।
ठीक है। और अभी तक जिन व्यूवर्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैं कब नया वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है व्यूवर्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई विल बैक वेरी सून, जल्दी लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल में मेरे साथ। Till then, it's bye bye from my side. Thank you very much. Stay tuned.